नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार ढेर सारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और दोस्तों, जैसा कि आप कुछ सालों से देख रहे हो कि यूथ काफी रेडिकलाइज होता जा रहा है। पहले सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से लोग आईसिस को ज्वाइन करते थे, अलकायदा को ज्वाइन करते थे, टेररिस्ट आउटफिट्स को ज्वाइन करते थे। और अब जो चलन आ रहा है, हम देख रहे हैं वेस्ट कंट्रीज से यूथ ज्वाइन कर रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। जर्मनी, फ्रांस, यूके, और अभी हाल ही में आपने देखा है यूएस में टेक्सास जो डैलस सिटी है, उसमें जो हाल हुआ है, उसमें भी आपने अभी देखा होगा। तो इन सभी बातों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे शो में बेहद ही खास मेहमान हैं। उन्होंने हमको ज्वाइन किया है, आरिफ आजाकिया जी। तो सर, वेलकम वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। ए वेरी वार्म वेलकम। For inviting and namaskar to everyone. थैंक यू सर। सर, टू बिगिन विद, अभी आपने हाल ही में जो खबर आई वो भी टेक्सास से, जहां पे ये घटना हुई है, वो मेरे अपार्टमेंट से हार्डली 10 या 12 माइल्स दूर है। तो मालिक फैजल अकरम, जो एक 44 इयर्स ओल्ड थे, ब्रिटिश सिटीजन, इनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान के थे। और इन्होंने जो अभी हाल ही में किया, 4 लोगों को होस्टेज बना लिया, एक जूस में जाके इन्होंने अटैक करा है। तो सर, ये हो क्या रहा है? रेडिकलाइजेशन कैसे होती है, कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है यूथ्स का? आपके क्या ओपिनियन है सर? देखें, ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन होता रहता है। मैं शुरू से एक बात पे बिलीव करता हूँ कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिज्म का एक्ट हो ना, तो मैं श्योर कि पाकिस्तान कनेक्शन कहीं ना कहीं से होगा। और आप जब टेररिस्ट की धूम उठाएंगे ना, तो उस पर मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई होगी। हाँ जी। ये बात का पहला नहीं है। अभी इससे पहले इंग्लैंड में 2 महीने पहले एक एमपी को वो चर्च के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिल रहा था, इसके ऑफिस में घुस के चाकू मार दिया। इसी तरह अभी लास्ट वीक की बात है कि बर्मिंघम के एक मस्जिद के इमाम के ऊपर यहाँ की MI5 ने चार्ज लगाया है कि वो मुमताज कादरी, जिसने पंजाब के गवर्नर को ब्लास्फेमी के ऊपर मार दिया था, उसकी तारीफें कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था कि ब्लास्फेमी के कोई भी करे ना, उसको मारना फर्ज है। ये बर्मिंघम की बात है। इसके अलावा लास्ट ईयर जून में एक गौहर खान नामी पाकिस्तानी 31 साल का, उसको ब्रिटिश पुलिस ने हॉलैंड की पुलिस के कहने पे गिरफ्तार किया। साबित हुआ कि वो एक पाकिस्तानी नेशनल है, अहमद वकास गोराया, जो रोटरडम में रहता है। उसके कत्ल के लिए 1 लाख पाउंड उसको दिए थे ISI ने। और लास्ट थर्सडे से ये केस की सुनवाई शुरू हुई है, और उसमें उस आदमी ने एक्सेप्ट किया है, गौहर खान ने, कि मुझे 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की ऑफर हुई थी। मैं यहाँ एक सुपरमार्केट में काम करता था, मुझे मारने, ये गोराया को मारने के लिए मुझे ये ऑफर हुई। करीमा बलोच को अभी 1.5 साल पहले कनाडा में मार दिया इन्होंने। हाँ जी। साजिद को 2 साल पहले स्वीडन में मार दिया। ये नई चीज नहीं है। आपको याद होगा कि एक डैनियल पैटी है, फ्रांस का टीचर, जिसने अपनी क्लास में कार्टून दिखाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, वो पढ़ा रहा था कि ब्लास्फेमी क्या होती है, ये वो, उसपे उसका कत्ल हो गया। चार्ली हेब्दो ने कार्टून लगाए थे, तो एक पाकिस्तानी नेशनल, पंजाबी एग्जैक्टली। पाकिस्तानी, उसने 3 आदमियों को सड़क पे, आम आदमी थे, कोई ब्लास्फेमी नहीं, कोई कुछ नहीं, आम आदमी गुजर रहे थे, औरतें और आदमी, 3 आदमियों को टोके से कत्ल कर दिया। आपका सवाल कि ये रेडिकलाइजेशन कैसे होता है? भाई, रेडिकलाइजेशन मदरसे में होता है, और मदरसे आपको पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मिलेंगे, या फिर वेस्ट में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की मस्जिदों में मिलेंगे। यहाँ पे अरबी मस्जिदों में मदरसे नहीं होते, तुर्की मस्जिदों में मदरसे नहीं होते। हाँ जी। सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये रेडिकलाइज सोसाइटी है। ये आज से नहीं है, पिछले 40-50 साल से मदरसों में ये आज की जनरेशन तैयार हुई है, उनको रेडिकलाइज किया जाता है। एक गरीब आदमी है, उसका 4 बच्चे हैं, वो उनको पाल नहीं सकता, तो पढ़ा नहीं सकता, तो मदरसे वाले ऑफर देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे और उसकी तरबियत करेंगे। वहां पे उसके जहन में शुरू से डाला जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हो, बाकी जितने नॉन मुस्लिम है वो घटिया हैं।
एक ओहो। 4 साल के बच्चे के जहन में पहले तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है कि मजहब धर्म का हिफाजत करना तुम्हारा काम है। अगर किसी ने हम्म। तुम्हारे प्रॉफिट को गाली दी तो उसको मारना तुम्हें फर्ज है तुम पे। अगर किसी ने इस्लाम के खिलाफ बात की तो तुम्हें उसको मारना फर्ज है। और दूसरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने नॉन मुस्लिम हैं उनको मुसलमान करो। यंग हम्म। लड़कियों को, जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको मुसलमान करो, तुम्हारी जन्नत पक्की। अब एक ओ। गरीब आदमी का बच्चा जिसने जिंदगी में कभी कुछ ना देखा हो, जिसने सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारी हो, मदरसे का मौलवी उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करता हो, अब वो हम्म। बैठ के सोचता है और मौलवी की बातें सुनता है कि जन्नत में शराब की नहरें होंगी, 72 हूरें होंगी, खूबसूरत हूरें, फिर उनका नक्शा बताया जाता है। वो बच्चा सोचता है कि यार आसान रास्ता है ना, जन्नत का शॉर्टकट क्या है, एक काफिर मारो जन्नत तो पक्की हो गई ना, ये जिंदगी तो तकलीफ की है। बिल्कुल सर। ये है रेडिकलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। और सर एक क्वेश्चन इसी से निकल के आता है कि अभी जैसे आपने जिक्र किया कि 72 हूर होंगी और शराब की नदियां बह रही होंगी, तो ये सर कॉन्सेप्ट बेसिकली जिहाद में ये आया कहाँ से? ये क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? मैं अभी हाल में एक बड़ा फेमस सोशल मीडिया पे हुआ है आरजू काजमी जी का, जिसमें एक मौलवी साहब ने फरमाया है कि आप सरदार बनोगी उन हूरों की। तो समझ में नहीं आता ये एक्जेक्टली है क्या? 72 हूर मिलेंगी आपको, जिहाद करो, और ये सब क्या चीज है सर ये? देखिए, इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। 1400 साल पहले जब इस्लाम लाया गया था तो एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत एक शकंजा था। उस वक्त के इस्लाम में यह था कि 5 वक्त नमाज पढ़ने आओगे, यानी मस्जिद में इमाम, लिमिटेड आबादी होती थी ना उस वक्त, दुनिया में इतनी ज्यादा आबादी नहीं हम्म। होती थी, तो मस्जिद के इमाम को पता होता था कि मेरे इलाके में 200 आदमी है या 100 आदमी। तो वो भाई साहब देखता था कि कौन मिसिंग है। हम्म। वो मिसिंग होता था तो उसके घर पे लोग भेजे जाते थे कि हाँ भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है, आप नहीं आ रहे नमाज पढ़ने। तो ये एक होता है पॉलिटिकल शिकंजा। फिर इन लोगों को एक अट्रैक्शन देनी होती है कि भाई किस हिसाब में, किस लिए आप जंग करोगे। उस जमाने में क्या हुआ था, जब प्रॉफिट मोहम्मद का जमाना था, गरीब थे अरब कबीले, आपको पता है वहां पे ना खेती बाड़ी होती थी, ना कोई बिल्कुल मिल, सर। ना कुछ था। आज पेट्रोल निकला है, उस वक्त तो था नहीं। इनको लालच दी गई, इनको ये बोला कि जिहाद करोगे, जिहाद करोगे, लश्कर काफिरों का खत्म होगा, उनकी औरतें तुम्हारी गुलाम बनेंगी, उनका सामान तुम्हारे को माले गनीमत मिलेगा। तो ये इनका ओनली एम्प्लॉयमेंट था। अट्रैक्शन ये थी कि घोड़े पे बैठ के तलवार लेके निकल जाओ और फतह करो, फतह कर लिया, माल भी मिलेगा, और जिहाद किया है तो अल्लाह उसका अजर देगा कि जन्नत हम्म। तुम्हारी पक्की होगी। तो बिल्कुल हर सर। तरफ से आपके दोनों हाथ में लड्डू है। तो ये इंसेंटिव था जिससे ये सारा चीज होती है। अब हाँ जी। उसको आज का मुल्ला बड़ा खूबसूरती से ग्लोरीफाई करता है। देखिए, मैं फ्रांस में रहता था, तो हम्म। फ्रांस में जब मैं रहता था ना, तो हमारे जो घर का डब्बा दरवाजा है ना, उसमें एक पोस्ट बॉक्स होता है। उसमें मुख्तलिफ इलाकों की पब्लिसिटी आती थी, रेस्टोरेंट की आती थी, हम्म। दुकानों की आती थी। उसमें एक पब्लिसिटी आती थी कैबरे की, और उस कैबरे की पब्लिसिटी पे लिखा होता था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन आर वेटिंग फॉर यू, हम्म। द बेस्ट अल्कोहल इज वेटिंग फॉर यू। मौलवी भी तो यही बता रहा है कि हम्म। जन्नत में मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन आर वेटिंग फॉर यू, बेस्ट अल्कोहल इज वेटिंग फॉर यू। तो कैबरे हम्म। और जन्नत में फर्क क्या रह गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही ये सर। है मौलवी का इंसेंटिव जो कि आम आदमी को गुमराह करता है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब फरमाया। ये जो फर्क नजर आया ना गीता में और कुरान में, कुरान कहता है कि इस दुनिया का भाड़ में डालो, यहाँ इंसानों का कत्लेआम करो, तबाहियां मचाओ, लाइफ आफ्टर जो है ना वो असल चीज है। गीता हम्म। कहती है यही जन्नत है, यही हम्म। दुनिया तुम्हारी जन्नत है। आज हम्म। गोरा कहता है कि क्लाइमेट और ये और वो, गीता हजारों साल पहले कहती थी कि क्लाइमेट का ख्याल रखो, फल फूल पौधों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, इंसानों का ख्याल रखो। कार्मा इज द बेसिस। आपने अच्छा काम किया, आप इस दुनिया में बिल्कुल ही सर। जन्नत पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल कर्म। आपने अगर भगवान शंकर की पूजा नहीं की, भगवान शंकर आपको कोई सजा नहीं देंगे। भगवान राम की पूजा नहीं की, वो कोई सजा नहीं देंगे। कुरान कहता है अल्लाह की इबादत नहीं की, किसी गैर अल्लाह की इबादत की, काफिर, बिल्कुल सजा सर। हमेशा जहन्नम में जलोगे।
तो बिल्कुल भाई ये बिल्कुल फर्क है टीचिंग में, बुनियादी टीचिंग में, जिससे कि आज रेडिकलाइजेशन बढ़ी है। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। तो सर इसको फिर हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हम रेडिकलाइजेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि मदरसे हम बंद कर दें और इनकी जो बुनियादी जो एजुकेशन है उसमें चेंजेस लाएं? क्या क्या ऐसा करें कि रेडिकलाइजेशन बंद हो? देखें, सऊदी अरब ने तो शुरू कर दिया है। सऊदी अरब में अव्वल तो मदरसे कभी थे नहीं, मैंने तो बचपन वहां पे हम्म पढ़ा भी है, गुजारा भी है। हमने वहां हम्म पे कभी मदरसे नहीं देखे, ठीक है। हम्म उनके यहाँ तो मदरसे हैं नहीं। हम्म उनके यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड इस्लाम है कि हम्म रॉयल डिक्री से जुम्मे का खुतबा इशू होता है तो सारी मस्जिदों में वो खुतबा पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो मिंबर पे इमाम बैठा है, उसके जो मुंह में आया बकवास करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? सऊदी अरब तो कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अमीर मुल्क है, अपनी आवाम को इतना खुशहाल रखा है कि आम सऊदी भी इंडिया पाकिस्तान के लोगों, अमीर लोगों से भी अमीर है। आम बिल्कुल सऊदी, बिल्कुल वो तो अपने बादशाह की सुनते हैं कि बादशाह ने हमारे लिए इतनी अच्छी जिंदगी बनाई है, वो उसकी सुनते हैं। वहां पे थियोक्रेसी है, कंट्रोल्ड चीजें हैं। हमारे देश में मामूली मिसाल ले लें, हम्म मेरी इस वक्त ये मेरे मोबाइल के अंदर कोई 50 वीडियो हैं मौलवियों की, जिसमें वो वायोलेंस पे उभार रहे हैं लोगों को। ओ इंडियन मौलवी हैं, पाकिस्तानी मौलवी हैं कि गजवा हिंद करो, गजवा हिंद हम्म में तुम लोगों को ये कहा गया है कि जन्नत मिलेगी, ये वो, तुम्हारा फर्ज है कि हर जिले में, इंडिया का एक मौलवी कह रहा है कि हर जिले में जाओ, 10 हिंदुओं को मुसलमान करो। हम्म। हम क्या दे रहे हैं कि हम तुम्हारा कत्लेआम करेंगे। आम अवैसी वगैरह कितने ऐसे लोग हैं, हम्म। कम्युनल लीडर, एक भी गिरफ्तार हुआ नहीं। नहीं हुआ। पहली बार किसी हिंदू ने बात की कि भाई हम हिंदू संसार में हम करेंगे जी युद्ध, हम हम्म करेंगे जी मुकाबला। वो हम्म। बेचारा गिरफ्तार भी हो गया, 10 FIR भी कट गई, 15 दिन के रिमांड पे भी चला गया। बिल्कुल कैसे सर। लगा तब्दीली? इंडिया पाकिस्तान में मदरसे बंद हो नहीं सकते। बिल्कुल आपने सर। मदरसे बंद किया, 200 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए मेरा तो ये मानना है, सबसे पहले तो आप बेसिस से मदरसा मदरसा बंद करो। भाई हम्म। मदरसे की जरूरत क्या है? मेरे हम्म बच्चे यहाँ यूरोप में रहते हैं, कुरान पढ़ना आता है उनको। क्यों? हम्म वो मदरसे में नहीं गए, इसलिए कि मेरी बीवी ने पढ़ाया है। हर हम्म मुसलमान को कुरान पढ़ना आता है। आप अपने हम्म। बच्चे को इस्लाम की तालीम देनी है, घर में दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्कूल कॉलेजेस होते हैं दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, हम्म। एकेडमिक एजुकेशन के लिए, जिससे कि आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। हाँ जी। मदरसे के बाद आप क्या करोगे? जिहादी करोगे और क्या करोगे? बिल्कुल तो सर। ये मेरी नजर में आसान हल मदरसा बंद करना है। लेकिन आप एक हम्म। वक्त में नहीं कर सकते। अभी आसाम ने क्या किया कि गवर्नमेंट मदरसे बंद कर दिए। उन्होंने कहा हम्म। गवर्नमेंट कोई मदरसा नहीं चलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे पे मदरसे के टीचर्स को, इमाम को, मस्जिद के इमाम को सैलरी जाती थी। यस बिल सर। और एक अपीजमेंट होती थी। क्यों है भाई? जब हिंदुओं का कोई गुरुकुल नहीं है, तो फिर आप सरकारी खर्चे पे, और सरकारी पैसा कहाँ से आता है? आपके मुल्क बिल्कुल की सर। 4% पॉपुलेशन तो हिंदू है, तो इसका मतलब टैक्स पेयर मिनिमम तो 84% हिंदू है। उनके पैसे से आप मुसलमानों के मदरसे चला रहे हैं। सर हज यात्रा में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, लेकिन चार धाम के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। तो आप सबसे पहले तो सरकारी मदरसे बंद कर दें। हम्म। सेक्युलर कंट्री है ना भारत। हाँ जी हाँ जी। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट सब रिलीजन को बराबर ट्रीट करेगी और बिल्कुल किसी को बिल्कुल। कोई इंसेंटिव नहीं देगी। हम्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, बिल्कुल आपके यहाँ सर। सेक्युलरिज्म भी और माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी सेक्युलरिज्म भी है। माइनॉरिटी नहीं होती। सेक्युलरिज्म बिल्कुल। में कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं होती, क्योंकि सब बराबर हैं। हाँ जी। बिल्कुल सर। राष्ट्र धर्म हो कोई, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है। भारत इज ए सेक्युलर स्टेट, वहां पे कोई माइनॉरिटी नहीं। तो फिर आप माइनॉरिटी कमीशन बनाया हुआ है, वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, आप इनको हज सब्सिडी देते हैं, हाँ हज जी। हाउस 200 करोड़ के बनाते हैं। भाई क्यों? पहले गवर्नमेंट लेवल पे सब बंद करें। बिल्कुल इसके सही बाद फरमाया सर। प्राइवेट सेक्टर के जो मदरसे चलते हैं, उसके ऊपर स्क्रूटनी रखें। हम्म। कि एक आम आदमी है जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, जिसकी कोई हम्म। तालीम नहीं, वो मदरसे का मौलवी बना हुआ है, आपकी फ्यूचर जनरेशन तैयार कर रहा है। स्क्रूटनी हो कि मदरसे के मौलवी की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन हो।
फिर उसके ऊपर नजर हो कि वो सिखा क्या रहा है, वो सिखा किस तरह रहा है, ये भी देखें आप। बिल्कुल टॉर्चर सर। कर रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, रियली इट मेक सेंस। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आप मतलब कुछ साल पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फरमाया था इस्लामोफोबिया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया है और हम एक चैनल ओपन करेंगे इंग्लिश का, जिसमें तुर्की के एर्दोगन ने भी शामिल हुए, मलेशिया के महातिर मोहम्मद भी शामिल हुए। उस चैनल का तो मुझे पता नहीं, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिजली का भी बिल उनके पास नहीं है, चैनल कहाँ से ओपन करेंगे नहीं पता। तो इस्लामोफोबिया सर ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, जबकि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई पर्सनली बिलीव ऑल रिलीजन आर सेम, बट एक जितना भी किसी भी वर्ल्ड में बॉम्ब फटता है या कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके तार एक स्पेशल कम्युनिटी रिलीजन से जुड़े होते हैं, फिर वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो इस्लामोफोबिया है, या इस्लामोफोबिया आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री का विक्टिम कार्ड प्ले करने का एक तरीका है? व्हाट्स योर ओपिनियन सर, क्या समझते हैं आप? आपने शुरू में कहा कि वो जो चैनल था जो तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, वो तो कभी लॉन्च नहीं हुआ। हाँ वो जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पाम ऑयल में बहा दिया वो चैनल। उन्होंने मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिया, मलेशिया घुटनों पे आ गया। मलेशिया के महातिर मोहम्मद को भी फारिग कर दिया गया, पारिक उनकी कर नई दिया। सरकार आई, उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भारत, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। दूसरा था तुर्की। तुर्की की इकोनॉमी का ऐसा फट्टा बैठा बहुत कि बुरा हाल है लीरा सर। बिल्कुल कौड़ियों के दाम आ गया। तुर्की भी भूल गया इस्लाम में, वो ये और वो। रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली एक भिखारी मुल्क है, हाँ जी। भीख पे जी रहा है, और वो भीख पे बदमाशियां कर रहा है। अब आ जाते हैं इस्लामोफोबिया पे। हम्म। इस्लामोफोबिया एक्चुअली एक जबरदस्ती का ड्रामा रचाया गया है। देखें, एक बड़े फिलोसोफर ने अभी कुछ सालों पहले कहा था कि एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम। और बदकिस्मती से आप दुनिया में पिछले 40 सालों का या 30 सालों का टेररिज्म का वाकया को उठा लें, तो उसमें 99% आपको मुसलमान कल्प्रिट मिलेंगे। बिल्कुल। आप बात करो, जब मैं कहूं कि एक मुसलमान ने टेक्सास में एक साइनागोग पे 4 आदमियों को कब्जा कर लिया और बंदी बना लिया, और अब इसको आप इस्लामोफोबिया कहेंगे, जबकि मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूं, मैं तो किसी धर्म के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा एग्जैक्टली हूं। बिल्कुल। इन्होंने इसका नया ड्रामा किया है। और ये जो मुल्क है ना, यूरोप और अमेरिका, ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है रेडिकलाइज्ड मुसलमानों की। इस बिल्कुल सर। इंग्लैंड में भरा पड़ा है, इंग्लैंड रेडिकलाइज्ड मुसलमानों से। इनको ये डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया या कोई बात की, तो हमारे सड़कों पे खून खराबे शुरू हो जाएंगे, और ये बड़ी हम्म। जाहिल कौम है, इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये हम्म। इस्लामोफोबिया को अपीज कर रहे हैं, जबकि हम्म। इस्लामोफोबिया है नहीं, हिंदू फोबिया है। क्यों? हम्म। इसलिए कि देखें, मुझे कोई वाकया बता दें जिसमें किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मजहब की बुनियाद पे मारा हो। आपकी मेरी आपस की दुश्मनी है, कोई बिजनेस राइवलरी है, उसमें मजहब कहीं पार्ट नहीं है, उसमें मैंने आपका कत्ल कर दिया या आपने मेरा कत्ल कर दिया, समझ में आता है। मजहब की बुनियाद पे जैसे लव जिहाद पे होता है, लड़की को मार दिया क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही, लैंड जिहाद होता है, उसमें कत्ल होते हैं, या बाकायदा कन्वर्जन के लिए पाकिस्तान में रोज कितनी लड़कियां अगवा होती हैं, हिंदू क्रिश्चियन सिख लड़कियों को अगवा करके आप बाय फोर्स कन्वर्ट करते हैं, रेप करते हैं, जबरदस्ती बुढ़ों से शादी कराते हैं। ये कहाँ हिंदू करता है, मुझे कोई बता दे। हम्म। लेकिन बदनाम क्या किया जा रहा है, हिंदुत्व, हिंदुत्व गर्दी, हम्म। हिंदुत्ववादी, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मॉन्क। योगी जी हम्म। के लिए नहीं हाँ वो जी। निकला। अभी एक एनजीओ है जेनोसाइड वॉच, ओके। जेनोसाइड वॉच ने कहा है कि रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था ना, उसके बाद पहली बार हम एक खतरा देख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो। और आज इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में उसका हवाला दिया है और कहा है कि वी एग्री विथ रवांडा, वो हाँ। जेनोसाइड वॉच। अब आप मुझे ये बताएं कि भारत में इतने मुसलमान धमकियां दे रहे हैं रोज की बुनियाद पर, अमानुल्लाह खान को देख लें, दूसरों को, आजम खान को देख लें,
किसने हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा हो? हम्म साधुओं की लिंचिंग होती है। हम्म वो अंकित अंकित शर्मा था, कौन था जिसको मार दिया था छुरियों से? ये सब हम्म हो रहा है। मजहब की बुनियाद पर अगर कोई खेल रहा है तो मुसलमान खेल रहा है, लेकिन बदनाम कर रहे हैं हिंदुत्व, हिंदू हम्म एक्सट्रीमिज्म। ये एक इंटरनेशनल गंदी गेम है जिसमें इस्लामोफोबिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बट इट्स अ फैक्ट। सर, आप जगह जगह फोरम्स पे बलूच के साथ जो पाकिस्तान आर्मी करती है वो उठाते रहते हैं, काफी वोकल रहते हैं आप हर चीज को फैक्ट्स फिगर्स के साथ। आप ट्वीट पे भी शेयर करते हैं, वीडियो के थ्रू भी शेयर करते हैं, और हर मतलब समाज में इसको आप अवेयरनेस देते हैं। तो सर, कभी आपको डर लगता नहीं है? आप लंदन में हैं, कनाडा में भी रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं, कि आईएसआई आपके पीछे है, तो आपको कभी डर नहीं लगता सर? डर इसलिए अब पुरानी हो गई है, 94 से कर रहा हूँ। शुरू हम्म। में धमकियां भी आती थी, लेकिन एक चीज का एतमाद था कि यार चलो हम यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क है नहीं यहाँ पे हिसाब किताब, हम्म और फिर भी है एक खतरा तो है, ठीक है, हम्म नो डाउट। अब ये जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि ये गौहर खान जो गोराया को मारने के लिए जिसको हायर किया था, उसने ये भी बयान दिया है कि मुझे कहा था कि तुम गोराया को मार दोगे तो 3-4 और लोग हैं जिनको तुम्हें टपकाना है। तीन ओके। चारों में हम जैसे ही लोग होंगे ना कोई। तो मसला हम्म। ये है कि खतरा तो अपनी जगह है, लेकिन अब डर जैसी कोई चीज नहीं है। ये आज शाम को दोपहर को मैं निकला था, शॉपिंग करने के लिए निकला था, बाहर निकले, शॉपिंग की, ट्रेन में बैठ के गए, बस में बैठ के आए, गाड़ी वाड़ी तो है नहीं हमारे पास, हम्म। घूम फिरते हैं करते हैं, लेकिन अब जो है सो है, लेकिन डर अब नहीं लगता। सैल्यूट है, आपके हाँ, करियर्स को सच बोल सैल्यूट रहे है। हैं। एक चीज मैंने शुरू से, मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि कभी भी जहाँ परदेश में रहते हो ना, वहां पे लॉ ऑफ लैंड का के खिलाफ नहीं जाना। तो मैं हाँ लॉ जी। ऑफ लैंड को हमेशा फॉलो करता हूँ। यहाँ जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता। मैं अपने अल्फाज भी कैलकुलेटेड, जिसका मेरे पास प्रूफ हो। मुझे पता है मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कोई यहाँ पे कोर्ट में खींच लेगा कि हाँ भाई कंटेम्प्ट, तुमने हमारे हम्म खिलाफ बात की, सबूत दो। तो मैं हम्म। ऐसी बात करता हूँ जिसको मैं संभाल सकूं। बिल्कुल। बाकी मैं सच बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ सच बोलूं, उसमें डरना क्या फिर। बिल्कुल सर। सर, एक और चीज है, आपको इंडिया में मिलियंस एंड मिलियंस लोग काफी आपको रेस्पेक्ट देते हैं, काफी प्यार करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका इंडिया जाना हुआ हो हाल में या कुछ टाइम पहले? आप बहुत मैंने, पॉपुलर हो इंडिया में। देखें, मसला ये है कि मैंने नवंबर में भारत का वीजा अप्लाई किया था, अच्छा। इंक्लूडिंग मेरे वीजा की फाइल में सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी। मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से इनविटेशन लेटर भेजा, हम्म स्पॉन्सरशिप लेटर, हम्म वो था, टिकट थी, बुकिंग होटलों की, सब चीजें हम्म। थी। उन्होंने, मैं पासपोर्ट भी जमा करा के आ गया यहाँ पे, अब इंडिया की हाई कमीशन में। हाँ जी। 3 दिन बाद पासपोर्ट वापस आ गया, साथ में एक पर्ची थी कि आपकी फाइल दिल्ली भेजिए, जब हो ओहो। जाएगी फाइल पास तो आपको जवाब आएगा। मैंने 27 दिसंबर की मेरी टिकट थी फ्लाइट, वो कैंसिल कराई, मुझे नुकसान भी हुआ। फिर हम्म। मैंने डायरेक्ट कैंसिल करा कि आपको और डेट देनी होती है। तो मैंने ये संडे, कल 16 जनवरी की मेरी फ्लाइट थी, वो कल मैंने फिर टिकट ही कैंसिल करा दी। मैंने कहा भाई अब दे तो नहीं रहे वीजा, जब देंगे तब देंगे। तो मसला ये है कि कल परसों जो टेक्सास में हुआ, तो हम्म। दुनिया के न्यूज़पेपर ने क्या लिखा, ब्रिटिश नेशनल ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे पास भी ये धब्बा लगा हुआ है कि मैं हम्म। फ्रेंच नेशनल हूँ विद पाकिस्तान ओरिजिन। तो भारत है ना, वो पाकिस्तान बोर्न के लोगों को बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करता है। बिल्कुल तो सर। कल अगर वीजा आ जाता है, रोज मैं हाँ रात जी। को सोता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि सुबह फोन आ जाएगा कि आ जाओ भाई, फाइल आ गई है, पासपोर्ट लेके आओ, वीजा लगा देंगे। तो मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेके मैं आपके पास दिल्ली में बैठा हूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम यही होप करेंगे कि आप जल्द से जल्द आपका पासपोर्ट पे वीजा लगे इंडिया का, और आप इंडिया में आए, और इंडिया में आप बहुत फेमस हैं। 2004 में आया था, मैं 2004 में दिल्ली आया था हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, अच्छा। एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उनकी, हम्म। और 17 दिन रहा था दिल्ली और अजमेर। गुड तो गुड गुड। 2004 में आया था, इसके बाद कभी आया नहीं। अब वीजा अप्लाई किया है, लेकिन ये जो डेविड हेडली का वाकया हुआ था ना 26/11 के बाद, हाँ जी। हाँ के जी। बाद पाकिस्तान ओरिजिन के लिए इन्होंने स्क्रूटनी कर दी है। ओ जो कि ओके। मुझे एक तरह से खुशी भी होती है कि भारत बहुत सावधानी से
काम कर रहा है, वरना टेररिस्ट रोज आ जाते भारत में। बिल्कुल सही, सर, जब होगा नसीब में तो हम अपनी बिल्कुल मातृभूमि की मट्टी चूमने के लिए आ जाएंगे भाई। बिल्कुल सर, बहुत वाजिब फरमाया सर आपने। और सर आप मेरे शो में आए और इतने अच्छे तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। भाई जय थैंक हिंद। यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, इट वाज एन ऑनर। थैंक यू सर।